हेलो देयर एंड वेलकम। आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। जैसे कि आप सबको पता है कि जीआरई की एक सीरीज़ जो है वो जारी है और इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट 47 वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं अब तक और इंतहाई एडवांस लेवल की ये सीरीज़ है। तो मैं वैसे ही आपको मशवरा देता हूँ कि अगर आपका बेसिक्स है और अभी आप थोड़े से एडवांस लेवल पे नहीं आए तो या तो आपको इस लेक्चर को बार बार सुनना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको एक बेसिक्स वोकेबलरी की लिस्ट जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहाँ से आपने शुरू में बेसिक वोकेबलरी देखनी पड़ेगी, फिर एडवांस वोकेबलरी पे आना पड़ेगा। बहरहाल इट डिपेंड्स कि आपका जो है क्या लेवल है। तो बेसिकली ये एक क्लास की तरह है, इसको आप एक वीडियो लेक्चर नहीं समझिएगा यूट्यूब का। मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो और मेरी जो मेहनत है उससे जो है दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठाएं। तो आपने इसको, अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं या इंगेज हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं तो अभी आप फ़िलहाल इसको बंद करके फिर कहीं जब रिलैक्स हो जाएं फिर सुनिएगा। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो अपने साथ जो है पेन पेपर रख लें, जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख लें। अदरवाइज़ इसको आप जो है पेशेंटली आपने सुनना है, तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपके जो 20-25 मिनट हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी आज की क्लास। पहला इसमें वर्ड है आज का कोडिफाई। कोडिफिकेशन आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर कोडिफाई कहते हैं तरतीब देना। किसी भी चीज़ को, चाहे आप कपड़ों को तरतीब दे रहे हैं, अपनी डेली रूटीन की चीज़ों को तरतीब दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये ऑफिशियल यूज़ होता है कोडिफाई करना। इट मीन्स कोडिफाई समथिंग मीन्स टू अरेंज लॉज, रूल्स एक्सेट्रा इनटू अ सिस्टम। जो कवानीन होते हैं या जो उसूल होते हैं उनको आप एक सिस्टम में जब अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं कोडिफिकेशन ऑफिशियली। अदरवाइज अरेंजमेंट के लिए भी आता है। इसका सेंटेंस है इन ऑर्डर टू, यहाँ पे आई मिसिंग है तो आपने यहाँ पे डाल देना है, ये एक टाइपिंग एरर है। इन ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ द न्यू फाइलिंग सिस्टम वी विल हैव टू कोडिफाई द मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स बाय देयर लैंडिंग बैंक्स। कह रहा है कि अगर हमें नया सिस्टम, फाइलों का नया सिस्टम बनाना है तो हमें जो है क्या करना होगा, हमें जो मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक लैंडिंग बैंक्स में लैंडिंग बैंक्स में कोडिफाई करना होगा, उनको अरेंज करना होगा, उन रूल्स और लॉ को उस सिस्टम में डालना होगा। तो इसका जो सिनोनिम्स हैं इसके, एक है क्लासीफाई, ऑर्गेनाइज, अरेंज, ऑर्डर। एंड एंटोनिम्स हैं डिसअरे, डिरेज, disarrange, derage, disarray, upset and disorder. I once again repeat the whole slide. Codify. Codify is a verb in the parts of speech. Meaning is codify something to arrange laws, rules, etc. into a system. Example is, in order to make use of the new filing system, we will have to codify the mortgage documents by their lending banks. Synonyms are classify, organize, arrange, order. Antonyms are disarrange, derange, disarray, upset and disorder. नेक्स्ट वर्ड है कॉग्नेट। कॉग्नेट एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में और इसके दो माना हैं। पहला माना है इसका लिंग्विस्टिक्स रेलेवेंट है। ये इसका मतलब है हैविंग द सेम ओरिजिन एज एन अदर वर्ड और अ लैंग्वेज। किसी भी लफ्ज़ का जो ओरिजिन है वो अगर सेम होगा तो उसको लिंग्विस्टिक टर्म में कहते हैं कॉग्नेट। आप इसको एक डिवाइस भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक लैंग्वेज डिवाइस है। जब दो ज़बानों का या दो लफ्ज़ों का ओरिजिन एक ही हो
उसको कहते हैं कॉग्नेट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हाउस इन जर्मन इज कॉग्नेट विद हाउस इन इंग्लिश। कह रहे हैं कि जो जर्मन का वर्ड हाउस है उसकी जो ओरिजिन है वो सेम ही है जिस तरह हाउस जो इंग्लिश में वर्ड है उसकी ओरिजिन है। तो बेसिकली दोनों जो है घर को ही कहते हैं। इसका दूसरा माना है वो फॉर्मल मीनिंग है, इट इज़ रिलेटेड इन सम वे एंड देयरफॉर सिमिलर। जब दो चीज़ें जो है एक ही जैसी हों उसको कहते हैं कॉग्नेट। एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शंस आर कॉग्नेट डिसऑर्डर्स, कि अल्कोहल और जो एडिक्शन है वो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सिमिलैरिटी है, यानी वो दोनों जो है जहन को ही पकड़ते हैं। दोनों और डिसऑर्डर्स जो है वो जहन को पकड़ते हैं और दोनों में सिमिलैरिटीज़ एक ही जैसी हैं। सिनोनिम्स हैं इसके सिमिलर, एनालोगस, कंपेरेबल, लाइक, अलाइक एंड सच। एंटोनिम्स हैं डिफरेंट, डिसिमिलर, डाइवर्स, unlike, distinct, disseparate, distinguishable and various. I repeat again, cognate is an adjective in the parts of speech. It has two meanings. The first meaning is a literal meaning. It is related to linguistics. The meaning is having the same origin as another word or a language. Example is house in German is cognate with house in English. The second meaning is formal, related in some way and therefore similar. Sentence is alcoholism and drug addiction are cognate disorders. Synonyms are similar, analogous, comparable, like, alike and such. Antonyms are different, dissimilar, diverse, unlike, distinct, distinguishable and various. अगला वर्ड है हमारे पास कॉग्निटिव। कॉग्निटिव एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके माना है जानने का अमल। जानने के अमल को कहते हैं कॉग्निटिव एंड द नाउन इज इट डोंट हैव नाउन। कॉग्निशन इज अ नाउन। ये कहते हैं जानने के अमल को। ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका माना है कनेक्टिव विद मेंटल प्रोसेसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वही उर्दू में मैंने इसका बता दिया कि जानने का अमल। सेंटेंस इज अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह रहा है कि जो बच्चे के समझने का जो प्रोसेस होता है उसकी डेवलपमेंट, बच्चे के समझने के प्रोसेस की डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं समझने के प्रोसेस की डेवलपमेंट को, अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिनोनिम्स आर रीजनेबल, एम्पेरिकल, एनालिटिक, रैशनल एंड लॉजिकल। अब जाहिर सी बात है अगर लॉजिकल होगा तो इलॉजिकल होगा। एंटोनिम्स आर सोफिस्टिकल, मिसलीडिंग, fallacious, specious, unarticulated and unscientific. Cognitive is an adjective in the parts of speech. It is the connected with mental processes of understanding. Example is a child's cognitive development. Synonyms are reasonable, empirical, analytical, rational, logical. And antonyms are sophistical, misleading, fallacious, specious, unarticulated and unscientific. अगला वर्ड है हमारे पास कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस कॉग्निटिव था जानने का इल्म। अब कॉग्निसेंस है इल्म, बेसिकली नॉलेज को कहते हैं कॉग्निसेंस।
कॉग्निसेंस को दो तरीके से स्पेल किया जाता है। इसकी एक स्पेलिंग है COGNIZANCE, ये जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा इसकी एक स्पेलिंग है COGNISANCE, Z की जगह पे S आएगा। तो ये जो S वाली स्पेलिंग है COGNISANCE, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, और ये जो सामने आपके लिखी हुई है Z के साथ, ये अमेरिकन स्पेलिंग है। तो वैसे तो मोस्टली दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि आपके मुल्क में कौन सी लैंग्वेज को जो है प्रेफर किया जाता है और कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा ऑफिशियली इस्तेमाल की जाती है, आइदर इट इज़ अमेरिकन और ब्रिटिश। तो आपने उसी हिसाब से इसको फॉलो करना है पेपर में। इसकी एक इसका माना है और इसका एक इडियम भी है हमारे पास। तो देखते हैं माना इसका क्या है। माना है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, वही किसी चीज़ का इल्म या किसी चीज़ को जानना। किसी चीज़ को जब जानते हैं तो वो समझो हमारे पास उसका इल्म आ जाता है। सेंटेंस इज ही हैज़ फुल कॉग्निसेंस ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। अब वो जो काम कर रहा था तो उसको पता था कि ये जो काम है उसमें किस किस तरह के रिस्क्स आ सकते हैं, उन तमाम किस्म के ख़तरों से वो फुल कॉग्निसेंस था, उसको इल्म था। इडियम है टेक कॉग्निसेंस ऑफ समथिंग। ऑफ समथिंग का मतलब है फिर वो चीज़ जो जिसको आप जिसके बारे में समझ ले रहे होंगे वहाँ पे आपने ये डालनी होगी जुमले में, अभी पता चल जाएगा। टेक कॉग्निसेंस ऑफ समथिंग का मतलब है ये एक लॉ से रिलेटेड टर्म है। टू अंडरस्टैंड और कंसीडर समथिंग, किसी चीज़ को समझना या किसी चीज़ को खातिर में लाना। और टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग, या किसी चीज़ का नोटिस लेने को कहते हैं टेक कॉग्निसेंस ऑफ समथिंग। सेंटेंस है इन द लाइट ऑफ द न्यू एविडेंस दैट द कोर्ट कैन नाउ टेक कॉग्निसेंस ऑफ द केस इज ड्रॉप्ड। अब मैंने बताया था कि ये लॉ की टर्म है, और टेक कॉग्निसेंस का इस्तेमाल कैसे है। कह रहा है कि सबूतों के में रोशनी में कोर्ट ने ये फैसला किया है, या कोर्ट ने ये नोटिस लिया है, या कोर्ट ने ये समझा है कि ये जो केस है इसको ड्रॉप होना चाहिए। ये केस ड्रॉप है, ये केस मज़ीद नहीं चल सकता क्योंकि इसमें इतनी जान नहीं है। सिनोनिम्स हैं अवेयरनेस, अटेंशन, माइंडफुलनेस, एंड एंटोनम इज़ डिसरिगार्ड। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो एक रिगार्ड होता है, और जब किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब है आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अनअवेयर हैं और उसको आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोहैबिट। कोहैबिट इज़ अ वर्ब इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड कोहैबिट कहते हैं इकट्ठे रहने को। आई वुड सजेस्ट कि आपने इसको इसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख लेने हैं। कोहैबिट बेसिकली रेगुलर वर्ब है, इसका आई थिंक इसी तरह ही बनेगा, कोहैबिट, कोहैबिटेड, कोहैबिटेड, इसके जो फॉर्म्स हैं वर्ब के। इसका नाउन है कोहैबिटेशन। आई स्पेल द नाउन फॉर यू, COHABITATION, कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन इज अ नाउन। इसका मतलब है कोहैबिट विद समबडी, इसके साथ विद प्रेपोजिशन आता है। उसका मतलब है टू लिव टुगेदर एंड हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड। बेसिकली ये जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ये कल्चर अभी है कि दे लिव टुगेदर और दे मेक सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड। तो इस तरह की रिहाइश को भी कोहैबिट कहते हैं। अदरवाइज़ आप जब नॉर्मली भी कहीं पे रहते हैं तो वो भी कोहैबिट होता है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे आई कोहैबिट इन पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यू कैन नेम योर कंट्री। तो लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप जब लिखेंगे तो ये बेसिकली इस ख़ास माना में इस्तेमाल होता है कि हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड। सेंटेंस इज शी रिफ्यूज टू कोहैबिट विद हिम बिफोर द वेडिंग। क्योंकि हमारा जो एशिया का ज़्यादातर कल्चर है तो वहाँ पे ये है कि आप बगैर शादी के एक साथ नहीं रह सकते। तो उसने इनकार कर दिया उसके साथ रहने से कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक हम जो है एक साथ नहीं रह सकते।
इसके सिनोनिम्स हैं लिव, reside and inhabit. Inhabit भी साथ रहने को कहते हैं. Let's see to the next slide. Next slide is coercion. Coercion. इसको आपने pronunciation इसकी आपने सीख लेनी है. जब मैं इसको सीख रहा था तो बड़ा मुश्किल मुझे लगा था. Coercion. ये coercion is a noun in the parts of speech. ताकत का इस्तेमाल. जब आप किसी चीज़ को बज़ोर बाजू करते हैं और विदाउट हिज और हर परमिशन वो काम करवाते हैं तो वो होता है कोवर्जन. मीनिंग इज द एक्शन ऑफ मेकिंग समबडी टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू. आप किसी शख्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई काम करे हालांकि वो शख्स वो काम नहीं करना चाहता. एंड यूजिंग फोर्स और थ्रेटनिंग टू यूज़ फोर्स, उसको आप डरा धमका के वो काम कर रहे हैं कि आपने ये काम करना है. तो इस तरह का जो एक्शन होता है उसको कहते हैं कोवर्जन. सेंटेंसेस ही क्लेम्ड ही हैड ओनली एक्टेड अंडर कोवर्जन. फॉर इंस्टेंस किसी ने जो है कोई अनलॉफुल काम कर दिया तो जब उससे बयान लिया जा रहा था तो उसने कहा कि जी मैंने तो ये काम किया है लेकिन मैंने अंडर कोवर्जन किया है, यानी इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू माई विल. वो इसमें मेरी विल शामिल नहीं थी बल्कि मैंने मजबूरन मुझे थ्रेट किया गया था या मुझे फोर्स इस्तेमाल की गई थी, मुझ पे ताकत का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए मैंने ये काम किया है. सिनोनिम्स हैं प्रेशर, कंपल्जन, इंटिमिडेशन, वायलेंस, ड्यूरेस. एंटोनिम्स आर कंसेंट, एग्रीमेंट, approval and permission. I repeat again, coercion is a noun in the parts of speech. Meaning is the action of making somebody to do something that they do not want to do, using force or threatening to use force. Sentence is he claimed he had only acted under coercion. Synonyms are pressure, compulsion, intimidation, violence, duress. Antonyms are consent, agreement, approval and permission. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास कोइवल. कोइवल एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ये कहते हैं यक वक्ती, जब दो चीज़ें एक ही वक्त आ जाएं. कोइंसिडेंस के माना में हो सकता है कि दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएं, उसको कहते हैं कोइवल. इसकी मीनिंग है कोइवल विद, इसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन विद लगता है. कोइवल विद ऑफ टू और मोर थिंग्स. टू और मोर थिंग्स कैन बी कोइवल, यानी दो और दो से ज़्यादा चीज़ें कोइवल हो सकती हैं, आपस में मिल सकती हैं. जब इस तरह की सिचुएशन हो तो माना होगा बीइंग द सेम एज और हैविंग द सेम डेट ऑफ ओरिजिन. जब दो चीज़ें जब एक साथ आ जाएं तो इसका मतलब है कि दोनों की जो उम्र है वो एक जितनी होगी और दोनों की जो इब्तदा है या ओरिजिन है. मिसाल के तौर पर दो कंपनियां अगर कोइवल होती हैं तो इसका मतलब है दोनों को इतना ही अरसा हुआ है और दोनों एक ही टाइम में या एक ही दिन में या एक ही साल में स्टार्ट हुई थी, तो वो होता है कोइवल. एग्जाम्पल इज द इंडस्ट्री इज कोइवल विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रेलवेज. अब कितना खूबसूरत इसमें इसने जुमला किया है. लेट मी टेक द पेन. देखिए कोइवल विद, अब किस किस को इसने मिलाया है. इंडस्ट्री को इसने मिलाया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रेलवेज. कह रहा है जब फर्स्ट रेलवे कंस्ट्रक्शन हुई थी उस वक्त इंडस्ट्री भी बूम कर गई थी, इंडस्ट्री भी उस वक्त आगे निकल गई थी, इंडस्ट्री की भी इब्तदा हुई थी. तो कोइवल विद, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. थोड़ा सा एडवांस लेवल का है तो आपने चीज़ों को गौर से सुनना है. सिनोनिम्स आर कंकरेंट, सिंक्रोनस, कंटेम्परेनस, कोइंसिडेंट एंड कंटेम्पररी. एंटोनिम्स आर non-simultaneous and asynchronous. I repeat again, coeval is an adjective in the parts of speech. The meaning is being the same age or having the same date of origin.
Sentence is the industry is coeval with the construction of the first railways. Synonyms are concurrent, synchronous, contemporaneous, coincident, and contemporary. Antonyms are non-simultaneous and asynchronous. Our 8th slide is जो हमारे पास 8वां आज का लफ्ज़ है वो है कॉग. कॉग नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. बेसिकली कॉग कहते हैं पुर्जे को. किसी भी मशीन का पुर्जा जो होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है कोई शख्स, तो उसको भी हम कॉग कहेंगे. इसका जो एक्यूरेट मीनिंग है वो है वन ऑफ द सीरीज ऑफ टीथ ऑन द एज ऑफ अ व्हील that fit between the teeth on the next wheel and cause it move. देखें ये 3 पहिए हैं, बीच वाला पहिया है, तो कह रहे कि जो छोटा पहिया है जहाँ पे रेड डॉट नज़र आ रहा है आपको, इसका जब दांत जो है ना ये जब दूसरे इस व्हील के उसमें दूसरे दांत दोनों दांतों के दरमियान चला जाएगा ना, उसकी वजह से ये जो तीसरा पहिया है बीच वाला ये चलेगा. तो उसको कहते हैं इनको कहते हैं, ये जो टीथ्स हैं ना इनको कहते हैं कॉग. आई रिपीट अगेन, वन ऑफ अ सीरीज ऑफ टीथ ऑन द एज ऑफ अ व्हील. ये एक दांतों की सीरीज होती है किसी भी पहिए के ऊपर. दैट फिट बिटवीन द टीथ ऑन द नेक्स्ट व्हील, जो कि बराबर ठहरते हैं दूसरे व्हील के दांतों में. एंड कॉज इट टू मूव, और उसकी वजह से वो जो फीता है वो पहिया है जो चलता है. ये टॉपिक जो है इंजीनियरिंग से लिया गया है, मतलब मोस्टली इंजीनियरिंग से जो रेलेवेंट अगर टॉपिक होगा तो आप वहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर सोशली आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे में, तो इसका होगा अ कॉग इन द मशीन और कॉग इन द व्हील. ये एक इडियम है, इसको आप याद कर लीजिएगा. A cog in the machine और cog in the wheel का मतलब है a person who is a small part of a large organization. एक शख्स ऐसा है जो किसी बड़ी तंजीम का एक छोटा सा पार्ट है, उसको कहते हैं a cog in a machine और a cog in a wheel. Synonyms हैं subordinate, underlying, assistant और worker. Antonyms is employer and boss. सेकेंड लास्ट हमारे पास जो आज की क्लास का वर्ड है वो है कोजेंट. इसको ज़रा स्पेलिंग आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन सही से देख लेनी है. कोजेंट है ये जे का साउंड दे रहा है यहाँ पे. कोजेंट. कोजेंट कहते हैं माइल करने वाला, यानी कि किसी पे इन्फ्लुएंस डालने वाला, और इन्फ्लुएंस इतना तेज़ हो कि आप उससे माइल हो जाएं, उससे राज़ी हो जाएं, तो वो होता है कोजेंट. Cogent is an adjective in the parts of speech. Meaning is strongly and clearly expressed in a way that influences what people believe. कोई चीज़ इतनी ज़बरदस्त तरीके से बयान की जाए कि वो दूसरे लोगों के जो बिलीव है उस पर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे. Example is she put forward some cogent reasons for abandoning the plan. अब प्लान को अबेंडन करना, छोड़ना मुनासिब नहीं था, लेकिन उसने कॉजेंट रीजंस दिए कि रीजंस को इतने स्ट्रांगली क्लियरली एक्सप्रेस किया कि वो जो उसके पार्टनर्स थे उन्होंने यकीन कर लिया कि ये ज़रूरी था कि इस प्लान को, इस मंसूबे को अबंडन किया जाए, इसको छोड़ा जाए, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए. सिनोनिम्स आर कंपेलिंग, कन्विंसिंग, कंक्लूसिव. एंटोनिम्स आर अनकन्विंसिंग, अनपर्सुएसिव एंड इनकंक्लूसिव. Ineffective, uncompelling and unsound. So I shall move to the last slide of my lecture. अभी क्लास का एंड होने वाला है और आखिरी स्लाइड हमारे पास बची है. आखिरी स्लाइड है हमारे पास cogitate. Cogitate is a verb in the parts of speech. ये एक वर्ब है, आपने इसके फॉर्म्स देख लेने हैं. Cogitate कहते हैं सोचने को, means to think carefully about something. किसी चीज़ के बारे में इंतहाई ध्यान से सोचना, और इसके साथ प्रीपोजिशंस अबाउट भी लगता है और ऑन भी लगता है. कोजिटेट अबाउट समथिंग और कोजिटेट ऑन समथिंग. सेंटेंस इज इफ़ यू आर अनहैप्पी इन योर जॉब. अगर आप अपनी नौकरी में नाखुश हैं, यू शुड टेक सम टाइम ऑफ टू गेट अवे. और आपको कुछ दिन छुट्टी लेनी चाहिए और दूर जाना चाहिए. एंड कोजिटेट अबाउट
वेदर यू वांट टू चेंज योर करियर पाथ, और आपको इस बारे में सोचना चाहिए, कॉजिटेट अबाउट करना चाहिए कि क्या आपको अपना जो करियर पाथ है उसको चेंज करना चाहिए या नहीं। तो इस बात पे आपने सोचना है, कॉजिटेट अबाउट करना है। सिनोनिम्स इज आर पॉन्डर, कंटेम्पलेट, डिबेट, entertain, consider, study, and ruminate, question. Antonyms are ignore, disregard, and overlook. तो ये थे जी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपने इसको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो रेगुलरली फॉलो करना है। जब भी वीडियो अपलोड हो आपने इसको देखना है, और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, और कोई चीज़ अगर एडिशन करनी है, कोई चीज़ इसमें सब्सट्रैक्ट करनी है, तो आपने वो भी मुझे बताना है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।